ये जो कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, उसने कहा था। उसने क्या कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, ये सब कुछ कहानी में आएगा। लेकिन ये कहानी 1915 की है। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कहानी को, और हिंदी की सबसे पहली प्रेम कहानी कहा जाता है इसे। इस कहानी में आपको 2 मोड़ मिलेंगे। ये कहानी 1915 से करीब 25 साल पहले भी जाती है, यानी 1880 की कहानी है, जहां पर 2 छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। और वो एक लड़का है और एक लड़की है। क्योंकि प्रेम कहानी है तो लड़का और लड़की का होना ज़रूरी है। वो दोनों मिलते हैं, उनके बीच में कुछ बातें होती हैं, वो क्या होती हैं, और उसके बाद 25 साल बाद वही लड़का फौज में चला गया है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें ब्रिटेन की तरफ से, यानी भारत की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से वो गया हुआ है फ्रांस में, जो हीरो है। वहाँ उसके साथ क्या होता है, ये घटना आपको सुनने को मिलेगी। और साथ में शुरुआत होती है कहानी की अमृतसर की 1880 की एक गली से, कुछ दुकानों से, बाजार से, जहाँ टांगे वाले जब गुजरते हैं, चलते हैं, तो वो कैसा समा बांधते हैं और क्या करते हैं, ये है कहानी की शुरुआत। आइए शुरू करते हैं। उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित करते हैं, या कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चींट कर अपने ही को सताए हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चलते चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, अरे बचो खालसा जी, अरे आने दो, अरे हटो भाई जी, अरे ठहरना भाई, ओए होए होए, आने दो बाबा जी, ओए बादशाह, अरे हटो जरा। कहते हुए सफेद भेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गने और खोंचे और भोरे वालों के जंगलों की राह से चलते चले जाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई अगर कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के जो कुछ नमूने हैं वो देखिए जरा। ओए हट जा जीने जोगिए, ओए हट जा कर्मा वाली है, ओए हट जा पुत्ता प्यारी है, ओए बच जा लंबिया वाली है। मतलब कुल मिला के जो इनके अर्थ हैं वो है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र है तेरे सामने, तू क्यों मेरे तांगे के पहिए के नीचे आके मरना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों से और इसके ढीले सुथने से ये जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी दिए बिना हिलता नहीं था। तेरा घर कहाँ है? मकरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। ओह अच्छा, मैं भी मामा की आया हूँ। हाँ, उनका घर ना
गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तेरी कुड़माई हो गई? धत धत कहकर लड़की तो दौड़ गई और लड़का उसका मुंह देखता रह गया। अब हर दूसरे तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ या कभी किसी और दुकानदार के यहाँ वो लोग अक्सर मिल जाते। महीना भर करीब यही हाल चला। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? धत। हर बार लड़की का यही जवाब मिलता और सिलसिला दुकानदारी का चलता रहा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, हो गई। कब? कल। देखते नहीं है फूलों से कढ़ा हुआ रेशमी सालू? लड़की तो भाग गई, लेकिन लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में जाते हुए उसके साथ जो हुआ, उसने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर दे मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराया तो अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर वो घर पहुंचा। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? और दिन भर खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके हो जाते हैं और सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम ये साले बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन है। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथ झटका करेंगे और पेट भरकर खाएंगे। और उसी फिरंगी में इनके बाग में मखमल का सब तो बिछौना है। फल और दूध की तो वर्षा कर देंदी है। लाभ कहते पर दाम नहीं लेंदी। कहती है तुम राजा हो, मेरा मुल्क बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ा के मार्च का हुक्म मिल जाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार के न लौटूं तो मुझे दरबार साहिब की डेली पे मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दे दिया, नहीं तो सीधे पर्लिन पहुंच जाते। हाँ? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का मामला है और एक तरफ बढ़ भी गए तो क्या होगा? हाँ सूबेदार जी, ये तो सच है, लहना सिंह बोला। पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूरज निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते बह रहे हैं। एक धावा हो जाए ना तो बस गर्मी आ जाए। उद्मी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था।
बाल्टी में गंदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पंडित बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। और इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उदासी के बादल छट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथों में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है स्वर्ग। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही ले लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यही बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फरंगी में? चुप कर। यहाँ वालों को भी ना शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते और मैं पीछे हटता हूं तो वो होठों में लगाना चाहती है सिगरेट। वो समझती है कि राजा बुरा मान गया और अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा ये बता, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। देखो कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। और सुनो, निमोनिया से मरने वालों को ना मुरब्बे नहीं मिला करते। ओहो जी, मेरा डर ना करो। मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद में। उनकी गोद में मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा कि आप मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? चंद की थे गुजारे आई रात वे मैं डाजी दलीला दे बात वे। चंद की थे गुजारे आई, चंद की थे गुजारे आई रात वे मैं डाजी दलीला दे बात वे। चंद की थे गुजारे आई कोठे उत्ते कोठड़ा माई कोठे सुख दी टोरिया। चंद किथे गुजरे आई रात वे मैं डाजी दलीला दे बात वे। चंद किथे गुजरे आई। ओ जी, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख भी ऐसा गीत गाएंगे और सारी खंदक इस गीत से गूंज उठेगी और सिपाही फिर ताजे हो जाएंगे, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। दोपहर गई, रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करहाता है। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। कहो, अब कैसे हो? कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बच रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, ये मेरी जर्सी पहन लो। ना, तुम क्या पहनोगे? अरे मेरी चिंता ना कर, मेरे पास तो सिगड़ी है और मुझे तो गर्मी लगती है। देख, पसीना आ रहा है। ना ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। ओह, अरे याद आया। अरे मेरे पास तो दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे आई है। विलायत से बुन के में भेज रही है। गुरु उनका भला करें। हैं? ले, ये मेरी जर्सी पहन। तुम सच कहते हो? अरे और नहीं, झूठ है? यूं कहकर ना करते करते भी बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खुद खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेन की जर्सी की कथा सिर्फ
कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहां से सारे आदमियों को ले जाओ, सिर्फ 10 आदमी छोड़ देना और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं रुको और जब तक दूसरा हुक्म ना मिले वहीं ठहरना। जी, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गया। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, ला साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, तुम्हें ये देश पसंद नहीं? ओ नहीं साहब, वो बात नहीं है। शिकार के मजे यहाँ कहाँ हैं? याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। और वहीं पे जहां पर आप खोते पे सवार थे, हैं? और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने पर रह गया था। राइट। बेशक पाजी कहीं का। और सामने से वो नील गाय निकली थी। यस। वो ऐसी बड़ी नील गाय मैंने कभी नहीं देखी थी। और आपकी एक गोली चली जो उसके कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर तो आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ आ गया था, पर वो मैंने विलायत भेज दिया। है? ऐसे बड़े बड़े सींग, वो 2 फुट 4 इंच के। हाँ लहना सिंह, वो 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई लेकर आता हूं। ऐसा कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा और अब उसे यह संदेह नहीं था। उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में वो किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? अरे जरा तो आंख लगने दी होती। अरे होश में आओ, होश में। कयामत ही आई है और इस बार लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है, जर्मन। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब तो मारे गए। धोखा है, धोखा। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए,
खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। पर हुक्म तो ये है कि अरे ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं इस लप्टन साहब की खबर लेता हूं। पर तुम तो यहाँ सिर्फ 8 हो। ओ यार वजीरा, 8 नहीं 10 यार, कितनी बार बताना पड़ेगा? एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, जल्दी जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसा दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर दे मारा और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर दे मारा और ऐसा कहते हुए वो चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा छूटी तो लहना सिंह हंस के बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये भी सीखा कि मुसलमान खानसमा मूर्तियों पे जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब लप्टन साहब तो खोते पे चढ़ते हैं, खोते पे। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखी है? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले और लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो हैं? पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ के उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने तो मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो अब मेरे गांव में पैर रखा तो फिर। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी और इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की भी कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? तो लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आ गया था, मार दिया और उसे जाकर सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घावों के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8 और वे थे 70। लहना सिंह तक टक्कर मार रहा था। वो खड़ा था, बाकी लेटे हुए थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे।
थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी का फतेह, वाह गुरुजी के खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में पिस गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिक्खा दी फौज आई है, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जवान या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। सिखों में भी 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा गया और बाकी का साफा कमर बंद की तरह उसने लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना सिंह का दूसरा घाव जरा गहरा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढूंढने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया, अरे थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। अब बोधा सिंह बुखार से बर्रा रहा था तो वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार नहीं जाते थे। ये देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और फिर उसने पूछा, और तुम? ओ जी, मेरे लिए वहां पहुंच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही। अच्छा, पर अरे पर कुछ नहीं, बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला हो, आप ही चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना भी लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपने सूबेदारनी को तू ही कह देना। पर उसने क्या कहा था? आप गाड़ी पे चल जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना है और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे वजीरा, और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं।
समय की धुंध उन पर से बिल्कुल हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? ओ वजीरा सिंह, पानी पिलाते हैं। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। ना मालूम वो कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने के लिए वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार लहना सिंह को बहुत प्यार करता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार ने बेड़े में से निकलकर कहा, बोला, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी और लहना सिंह चुप हो गया। मुझे पहचाना? नहीं तो। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम के बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली और पसली का घाव बह निकला। पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग ही फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की गगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक ही बेटा है, फौज में भर्ते हुए उसको सिर्फ 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 बेटे और हुए, पर एक भी ना जिया। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाने के लिए अब मेरे प्राण बचाए थे। मेरे प्राण बचाने के लिए आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। सुनो, ऐसे ही उन दोनों की भी रक्षा करना, उन्हें भी बचाना, यही मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ लहना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। पानी पिला से, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला,
कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ हाँ। भैया मुझे थोड़ा और ऊंचा कर ले। अपने पट पे मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है। और पिला दे बस। आपके हाथ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठ के खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे हैं। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह।